पेट्रोल, डीजल और गैस के जो प्राइस थे वो आसमान छूने लगे थे। अब अमेरिका जैसे पावरफुल देश की इकोनॉमी जो भी थी वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। और इस इंसिडेंट ने दुनिया को जो था वो एक्चुअल पावर ऑफ ऑयल के बारे में बता दिया था। तो देखिए, ऑयल की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत पुरानी है। अब लाखों वर्ष पहले जो है ऑर्गेनिक मैटर के हाइड्रोकार्बन्स में ट्रांसफॉर्म होने के कारण जो है ये क्रूड ऑयल बनता है। अब आमतौर पर डिपॉजिट के रूप में दबा हुआ क्रूड ऑयल कभी कभी जो है अर्थ की सरफेस पर दिखाई देता है। और यही कारण है कि एंशिएंट टाइम से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन को ऑयल का नॉलेज था। अब हज़ारों साल पहले जो है इजिप्ट के एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो क्रूड ऑयल का उपयोग जो है मेडिसिन के रूप में करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऑयल को किसी चोट पर लगाने से घाव जो है वो जल्दी से ठीक हो जाते थे। 347 CE में चाइना में क्रूड ऑयल के कुएं खोदे गए थे और इन कुओं की गहराई जो थी वो लगभग 240 मीटर तक थी और उन्हें जो था बांस के खंभों से जुड़ी हुई पूल्स को इस्तेमाल करके ड्रिल किया गया था। लेकिन उसी समय में किसी को भी नहीं मालूम था कि आगे चल करके यही जो क्रूड ऑयल होंगे वो ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस हो जाएंगे और इन कुएं से निकलने वाला गाढ़ा ये जो लिक्विड होगा आसानी के साथ जलाया जा सकेगा। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो था नमक बनाने में भी किया जाने लगा था। अब कुएं से बांस की पाइपलाइन बिछा करके ये जो ऑयल थे नमक के खेतों में पहुंचाया जाता था और जहां से ऑयल से आग जलाई जाती थी और नमक जो है इवेपोरेट होकर के निकल जाता था। और जब ये क्रूड ऑयल 7th सेंचुरी में जापान में मिला था तो वहाँ के लोगों ने जो था इसे जलने वाला पानी कहना शुरू कर दिया था। अब 9th सेंचुरी में अजरबैजान के आसपास के कई जगहों से जो है ये क्रूड ऑयल पानी की तरह बहा करता था। अब 12th सेंचुरी में भी जब इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो जो है दुनिया घूम रहा था तो उसे भी कैस्पियन सागर के किनारे जो था बाकू नाम की जगह पर चारों तरफ जो है ऐसा ही क्रूड ऑयल दिखाई दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो है 15th सेंचुरी तक इस ऑयल का किसी भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब यहाँ तक कि उस समय में लोग इतना भी नहीं सीख पाए थे कि इस ऑयल का इस्तेमाल करके रात में रोशनी की जा सकती थी। अब लोग रात में घरों से जो है नहीं निकलते थे और अगर किसी का खास काम से किसी को बाहर जाना भी होता था या निकलना भी होता था तो उजाले के लिए जो थे वो अलग अलग देशों में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक इस्तेमाल किए जाते थे। अब उस समय में लोग जो है विशेष प्रकार की मछलियों और पक्षियों को शिकार करके कई दिनों पहले ही घर में ला करके रख लेते थे और उन्हें सुखा करके जलाया जाता था जिससे कि उजाला निकलता था। अब अमेरिका की सैल्मन नाम की मछली और स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पैटर्स नाम की चिड़िया को कैंडल्स के रूप में जो है उजाले के लिए जलाया जाता था। और फिर जो है साल 1700 आते आते ऑयल निकालने के लिए जो है व्हेल मछली का इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब बड़ी संख्या में समुद्र में व्हेल मछलियां जो है वो पकड़ी जाने लगी थी और छोटे छोटे कारखाने बना करके इनमें से ऑयल निकाला जाने लगा था। अब इस ऑयल को जला करके रोशनी की जाने लगी थी और इसका इस्तेमाल जो था परफ्यूम और लुब्रिकेंट्स बनाने के तौर पर भी किया जाने लगा था। और इसी व्हेल मछली से प्रोड्यूस होने वाले ऑयल पर अमेरिका की मोनोपोली थी, क्योंकि अमेरिका ने ज़्यादातर अपने जो शिप्स थे वो व्हेल की तलाश के लिए ही समुद्र में छोड़ रखे थे और उस समय में व्हेल ऑयल इंडस्ट्री अमेरिका की 5वीं बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। अब 1846 में कनाडा के जियो साइंटिस्ट अब्राहम गैसनर ने उजाला करने के लिए एक नए ऑयल को जो है खोज निकाला था। अब अब्राहम गैसनर ने ऑयल सेल, कोल और बिटुमेन को रिफाइन करके एक ऐसा ऑयल बना लिया था जिससे कि आसानी के साथ जो है आग जलाई जा सकती थी। अब इसका जो नाम था वो केरोसिन ऑयल रखा गया था। अब केरोसिन ऑयल की जो रिसर्च से दुनिया के अंदर जो थी एक नई क्रांति देखने को मिल रही थी और इस ऑयल को बनाने में कम रिसोर्सेज लगते थे। अब इसीलिए व्हेल ऑयल के कंपैरिजन में इसकी जो कीमत थी वो भी 15 गुने तक कम थी। अब जिसका असर ये हुआ था कि धीरे धीरे बड़े पैमाने पर केरोसिन ऑयल बनाया जाने लगा था और कई कंपनीज जो थी इस ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने लगी थी। अब इस केरोसिन ऑयल की मदद से रात में भी लोग सड़कों पर घूमने लगे थे, क्योंकि अब सड़कों पर लैंप लगने लगे थे। अब क्योंकि केरोसिन ऑयल के बाद भी इससे बेहतर ऑयल की तलाश जो है वो जारी रहती है और साल 1858 में पहली बार जो है अमेरिका के वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में लोगों को जो है सॉल्ट वॉल से लगातार काला तेल निकलता हुआ दिखाई देता है। अब हालांकि शुरुआत में इस ऑयल के अजीब से गंध के कारण जो है लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर इस लिक्विड को एज ए पेट्रोलियम आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन्हीं दिनों से ही जेम्स टाउनसेंड नाम का एक आदमी जो है, जो कि एक बैंक का प्रेसिडेंट था, उसने इस पेट्रोलियम से ही पैसे बनाने के बारे में सोचा था। अब इसके लिए उन्होंने येल यूनिवर्सिटी के जूनियर प्रोफेसर बेंजामिन सिलेमैन, जो कि एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट थे,
उनसे जो है सॉल्ट वाल से निकलने वाले पेट्रोलियम की जांच और एनालिसिस करने को कहा था। और इस जांच के बाद जो है काफ़ी फेवरेबल रिपोर्ट सामने आई हुई थी। अब जिसमें कि कहा गया था कि अगर इस पेट्रोलियम सब्सटेंस को डिस्टिल कर लिया गया है तो इससे जो है वैल्यूएबल बनाए जा सकते हैं। अब जेम्स टाउनसेंड को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए जेम्स ने अपने 2 और साथियों के साथ मिल करके पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी को ऑलरेडी जो है फर्म कर रखा था। लेकिन इसके स्टॉक्स जो है ज़्यादा नहीं बिके थे, क्योंकि अब तक जो है लोगों को पेट्रोलियम, केरोसिन और पेट्रोल की कीमत और उसके इस्तेमाल का अंदाज़ा ही नहीं था। इसके बाद में जेम्स टाउनसेंड जो है एडविन ड्रेक से मिलता है, जो कि एक रेल रोड में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है। अब ड्रेक भी उन दिनों में तेल की खोज में लगा होता है। अब जेम्स टाउनसेंड जो है ड्रेक से पेंसिल्वेनिया के ऑयल रीजन का दौरा करने की मांग करता है, और इसके बाद में ड्रेक उन्हें कहता है कि क्रूड ऑयल से काफ़ी फॉर्च्यून बनाया जा सकता है। अब इस खबर से इनकरेज्ड होकर के जेम्स टाउनसेंड जो है अपने पेंसिल्वेनिया रॉक ऑयल कंपनी के सारे स्टॉक जो होते हैं वो ड्रेक को बेच देते हैं, और ड्रेक को पेट्रोलियम वेल्स खोदने का काम जो है उन्हें दे करके उसे एनुअली $1000 जो है देने का वादा करते हैं। अब इसके बाद में ड्रेक सेनेका ऑयल कंपनी नाम से कंपनी को बनाते हैं। अब इस कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी ड्रेक ही होता है। अब मई 1858 में ड्रेक जो है पेंसिल्वेनिया के टिटुस्विले में चला आता है और यहाँ पर ड्रिलिंग करने का जो प्लान होता है उसको बनाता है। अब हालांकि ये काम जो है आसान नहीं होता है, और जल्द ही लोग जो है ड्रेक को क्रेजी ड्रेक के नाम से पुकारने लगते हैं। अब ड्रेक जो है इन बातों से दूर एक एक्सपर्ट ड्रिलर की तलाश में रहता है, और यहीं जो है उसकी मुलाकात एक ब्लैक स्मिथ से होती है, अब जिसका कि नाम होता है विलियम स्मिथ। और उन दिनों जो है विलियम जो है $2.5 पर डे पेमेंट पर ड्रेक के लिए जो है काम शुरू करता है। अब खुदाई के दौरान जो है स्मिथ जो है जब क्रीक में ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तब जो है बार बार वाटर स्ट्रीम्स हो उस जगह पर आती जाती है, अब जिससे कि खुदाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पहले तो इस पानी को पंप आउट करने की कोशिश की, लेकिन फिर लगा ये करना काफ़ी मुश्किल है। अब इसके बाद में स्मिथ और ड्रेक ने मिल करके कास्ट आयरन पाइप की मदद से सीधे बेड रॉक के अंदर जो है ड्रिलिंग शुरू कर दी थी, अब जिससे कि पानी की स्ट्रीम ऊपर ही रह गई। अब इसके बाद में उन्होंने स्टीम इंजन की सहायता से ड्रिलिंग की थी, लेकिन तब भी कुछ ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। अब आखिरकार 27 अगस्त 1859 में शनिवार को जो है वो दिन आ ही गया था जब स्मिथ ने 69 फीट की गहराई तक जो है खुदाई करके क्रूड ऑयल को हासिल कर लिया था। अब सोमवार को जब ड्रेक है इस कुएं की साइड पर जो है पहुंचता है, तब उसने देखा कि स्मिथ और उसके टीम ने कई सारे जो है जार्स और बैरल्स और ट्यूब्स को क्रूड ऑयल से भर रखा था। अब कई बार जो है फेल होने के बावजूद आखिरकार टिटुस्विले से 11 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया में पहली बार जो है क्रूड ऑयल को निकाला गया था। अब देखते ही देखते जो था ये बातें पूरे एरिया में फैल गई थी। अब टिटुस्विले के एरिया में जो है जगह जगह पर ड्रिलिंग होनी शुरू हो गई थी और भारी मात्रा में ऑयल निकाला जाने लगा था। अब कुछ ही दिनों में ये पूरा शहर जो था वो ऑयल सिटी के नाम से जाना जाने लगा था, और शुरुआत में यहाँ पर 4500 बैरल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन 4 साल के अंदर ही 1862 तक जो है यहाँ पर 30 लाख बैरल ऑयल निकाला जाने लगा था। अब पेंसिल्वेनिया में ऑयल प्रोडक्शन जो है शुरू होने के साथ ही पूरे अमेरिका में ऑयल क्रांति का आ गया था। अब अकेले पेंसिल्वेनिया में जगह जगह पर ऑयल के कुएं खोदे जाने लगे थे, और धीरे धीरे जो है कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा और टेक्सास भी कच्चे तेल के कुएं के खोदे जाने लगे थे। अब इन तीनों ही स्टेट से अमेरिका में लगभग जो 26 मिलियन बैरल्स का कच्चा तेल निकाला जाने लगा था। अब साल 1900 आते आते ये प्रोडक्शन सालाना जो है लगभग 64 मिलियन बैरल्स हो गया था। अब इसी के साथ यहाँ पर मोर देन 200 ऑयल बायो प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टोफ्यूल, लुब्रिकेंट्स और केरोसिन की भी प्रोडक्शन और मार्केटिंग शुरू हो गई थी। अब देखते ही देखते जो था अमेरिका दुनिया का एकलौता सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया था। अब अमेरिका के अंदर तेजी के साथ ऑयल का बढ़ता बिजनेस देख करके दुनिया भर के सभी देशों ने ऑयल की खोज शुरू कर दी थी, और हर देश चाहता था कि काश उसके यहाँ भी जो है ऑयल निकल आए। अब कुछ देशों में जो थे सरकारें ऑयल की रिसर्च पर पैसे खर्च कर रही थी, तो कुछ जगहों पर यूरोप की कंपनी जो है ऑयल की तलाश में लगी हुई थी। अब ब्रिटेन के जियोलॉजिस्ट जो है जियोर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड ने लगातार 10 सालों तक जो है पर्सिया के अलग अलग जगहों पर जा करके ऑयल की पॉसिबिलिटीज़ की तलाश की थी, और आखिरकार में 1908 में पर्सिया यानी कि आज के ईरान के अंदर जो है वहाँ भी जो है क्रूड ऑयल मिल गया था। अब क्रूड ऑयल मिलने के कारण जो है इस पूरे एरिया में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी मोनोपोली हो गई थी, और ये कंपनी ऑयल को रिफाइन करके दुनिया के और भी देशों में सप्लाई करती थी। अब आगे चलकर क्या होता है, इस कंपनी के ज़्यादातर जो शेयर्स होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे। अब इसीलिए ईरान से निकलने वाले क्रूड ऑयल का सारा जो प्रॉफिट होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाने लगता है।
अब ब्रिटिश कंपनी की इस हरकत से ईरान ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई थी और दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए आखिरकार एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी और ईरान के बीच जो है 1933 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स ईरान को एक निश्चित पैसा देंगे और बदले में इसके 60 सालों तक जो है ईरान उसके बिजनेस में दखल भी नहीं देगा। और इस तरीके से जो है ईरान के आसपास क्रूड ऑयल पर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये मनमानी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी। अब जल्द ही जो है ईरान को लगने लगा था कि उनके देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स जो है सारा फायदा लूट रहे हैं। तो 1951 में ईरान ने ऑयल के सभी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दिया और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के सारे रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले लिया था। अब ईरान में क्रूड ऑयल मिलने से मिडिल ईस्ट के और भी एरियाज में तेल के कुएं की तलाश होने लगी थी और इसी तलाश में 1938 में एक अमेरिकन कंपनी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जिसे कि इन शॉर्ट अरामको कहा जाता है, वो सऊदी अरेबिया पहुंच गई थी। और सऊदी अरेबिया जहां चारों तरफ जो है रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है, अब उस समय में इस देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता था। अब सूखे रेगिस्तान पर फसल के नाम पर केवल सिर्फ जो है वहाँ पर खजूर पैदा होते थे और ज़्यादातर लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे देशों में माइग्रेशन करना पड़ता था। अब देश के अंदर जो है थोड़ी बहुत जो कमाई होती थी वो मक्का मदीना में आने वाले लोगों के द्वारा ही होती थी। अब लेकिन इससे एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी जा सके, यहाँ पर इतनी भी वेल्थ नहीं थी। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होम्स ने सऊदी अरेबिया में ऑयल पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। अब कई सालों तक जो है अलग अलग जगह पर ऑयल ढूंढा गया था लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन 1938 में एक अमेरिकन कंपनी अरामको ने सऊदी अरेबिया के दमन नाम की एक जगह पर पहली बार ऑयल खोज निकाला था। अब हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर जहाँ भी कंपनी जो है ड्रिलिंग शुरू करती थी उन पूरे ही इलाकों पर ऑयल की ही ऑयल मिलता था। अब पूरे इलाके में कुओं की जो ड्रिलिंग शुरू हो गई थी, अब ऑयल को एक से दूसरी जगह पर रिफाइनरी के लिए ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट लाइंस बिछाई गई थी। अब साल 1944 में इन पूरे इलाकों में ऑयल निकालने की जो जिम्मेदारी होती है वो अरामको को दे दी गई थी और फिर इससे जो है सऊदी अरेबिया का पूरा नज़ारा ही बदल गया था। अब भूख और गरीबी से कंगाल सऊदी अरेबिया को देखते ही देखते जो है अमीर बन गया था। अब सऊदी अरेबिया की जल्द ही जो है ऐसी तरक्की हो गई थी कि ये देश जो था दुनिया के अमीर देशों की सूची में पहुंच गया था। अब महंगी महंगी गाड़ियाँ, यहाँ रहने वाले लोगों के शौक जो है वो बढ़ती चली गई थी। अब एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक जो है सऊदी अरबिया में 90 बिलियन बैरल का ऑयल निकाला गया था और ऐसा गैस भी लगाया गया था कि अभी भी सऊदी अरबिया में 2014 के रिपोर्ट के अनुसार जो है क्रूड रिजर्व में 267 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है। अब इसी तरीके से 19वीं सेंचुरी के आखिरी तक जो है रशिया जैसे कई देशों ने भी क्रूड ऑयल खोज लिया था। अब दुनिया के जिन देशों में क्रूड ऑयल की खोज हो रही थी वहाँ भी ऑयल उन देशों की इकोनॉमी का एक बेस बनता गया था। अब हर देश चाहती थी कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाले और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे, अब जिससे कि उसकी जो जीडीपी है वो बढ़ती चली जाए। अब एक समय पर ऑयल की सप्लाई ज़्यादा हो गई थी और उसकी डिमांड कम हो गई थी। अब इसीलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के चक्कर में एक देश जो है दूसरे देश के कंपैरिजन में कम डॉलर में भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने को तैयार हो गए थे। अब इस ज़्यादा एक्सपोर्ट के चलते जो है उन देशों में कंपटीशन बढ़ने लगा था और जहाँ पर ऑयल काफ़ी मात्रा में मौजूद था। अब इस बढ़ते कंपटीशन के कारण इन सभी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को नुकसान होने लगा था। तो सितंबर 1960 के बगदाद कॉन्फ्रेंस में 5 देशों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था, अब जिसका कि नाम ओपेक था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इसका ये नाम रखा गया था। अब शुरुआत में इसमें वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक और ईरान जैसे देश जो है मौजूद थे जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते थे। अब बाद में इसमें जो है 8 और देशों को और जोड़ा गया था और ओपेक मेंबर की संख्या जो थी वो बढ़ करके 13 हो गई थी। अब ओपेक के मेंबर जो है देश के अंदर ऑयल की कितना प्रोडक्शन करना है और इससे किस प्राइस पर जो है एक्सपोर्ट करना है, इस चीज़ों को ही ये तय करते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन उसे बनाता था। अब हालांकि रशिया और अमेरिका ने खुद को जो है ओपेक से अलग ही रखा और उन्होंने कहा कि हम जो है अपने ऑयल का प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। अब हालांकि बाद में दिसंबर 2016 में ओपेक ने 10 नॉन ओपेक देशों को और साथ मिलाया था, उनके साथ एग्रीमेंट किया था, अब जिसमें कि रसिया और कजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हुए और इस तरीके से ओपेक को जो है ओपेक प्लस कहा जाने लगा था। अब जैसे जैसे दुनिया के अंदर जो है ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, इसके इस्तेमाल के लिए मशीनरी और गाड़ियाँ भी काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ती चली जा रही थी। अब भारत के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कारें जो है वो इंपोर्ट की जा रही थी, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये कहानी जो है एक नया मोड़ लेने वाली है।
अब अक्टूबर 1973 में एनर्जी क्राइसिस आ गया था। अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि भारत की सड़कों पर बुइक्स और इम्पाला जैसी बड़ी बड़ी जो अमेरिकन गाड़ियाँ थी वो बंद हो गई थी और इनकी जगह पर गिनी चुनी जो छोटी गाड़ियाँ होती थी जैसे कि फिएट और स्टैंडर्ड हार्ट जैसी ये गाड़ियाँ जो है देखने को मिली थी। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है दुनिया में 2 बड़े बड़े ऑयल क्राइसिस हुए थे। अब पहला ऑयल क्राइसिस जो था 1973 में हुआ था। अब जब ओपेक के अरब देशों ने अमेरिका, जापान और वेस्टर्न यूरोप को ऑयल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। अब उन दिनों में ये जो देश थे दुनिया के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा कंज्यूम करते थे। अब हालांकि ये फैसला उन्होंने रातों रात नहीं लिया था, बल्कि उन दिनों योम किपुर वॉर जो है चल रहा था। अब जिसमें कि सीरिया और इजिप्ट इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। अरब देश में हमेशा सही जो है इजराइल के अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न देश जो है अमेरिका और जापान इस युद्ध में इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बात की नाराजगी दिखाते हुए ओपेक ने इन देशों पर जो है ऑयल एक्सपोर्ट का एम्बार्गो लगा दिया था। अब शुरू में बहुत हद तक जो है ये बैन कनाडा, जापान, नीदरलैंड, यूके और यूएस तक ही सीमित था, क्योंकि ये देश जो थे खुल करके इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया था और बाद में पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को भी इसमें शामिल कर दिया गया था और वहाँ ऑयल सप्लाई रोक दी गई थी। अब जिसके कारण कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के अंदर भी जो है रेसेशंस आ गए थे। अब हालांकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो 3 हफ्ते के करीब ही चला था, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरी दुनिया पर जो इम्पैक्ट हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था। अब ग्लोबली इस ऑयल क्राइसिस का इतना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ था कि 4 महीने के अंदर अंदर यानी कि मार्च 1974 में जब ये बैन जो है ख़त्म हुआ था तो ऑयल की कीमतें $3 पर बैरल से बढ़ करके लगभग $12 पर बैरल तक बढ़ चुकी थी। अब इसी दौरान जो है 1974 में यूएसए ने 30 ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट तैयार की थी जो कि इस ऑयल क्राइसिस से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे। अब अनफॉर्चुनेटली भारत भी जो है इस लिस्ट में टॉप पर था और इससे पहले की सिचुएशन सुधरती इसके कुछ साल बाद जो है 1979 में एक और बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था। अब जिसका कि मेजर रीज़न ईरान में हो रहा है इरानियन रिवॉल्यूशन था। अब ईरान में सोशल अनरेस्ट बुरी तरीके से फैल चुका था और इसी वजह से ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री बुरी तरीके से लॉस में चली गई थी और इसी वजह से ईरान में ऑयल प्रोडक्शन काफ़ी धीमा हो गया था। ऑयल के कम प्रोडक्शन होने की वजह से ही सप्लाई चेन में डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और इसी वजह से ऑयल की कीमतों में बड़े लेवल पर जो है इंक्रीमेंट हो गया था। इसके बाद हुए ईरान इराक वॉर शुरू हो जाने के कारण स्थिति जो है और ख़राब हो गई थी और साल 1981 में तेल की कीमत जो है $32 पर बैरल पर चली गई थी। अब साल 2020 में क्रूड ऑयल के प्राइस जो है अचानक से निगेटिव हो गए थे और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। जो ऑयल अप्रैल 2020 में $18 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था, वही ऑयल मई 2020 में -$37 पर बैरल पहुंच गया था। अब अचानक क्रूड ऑयल के प्राइस में आई ये जो गिरावट थी उसका मेन रीज़न था कोविड महामारी। अब पूरी दुनिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बंद हो चुके थे और गाड़ियाँ घरों में कैद हो गई थी। अब ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों ने ऑयल इंपोर्ट करना जो है वो कम कर दिया था। अब ऑयल की सप्लाई बंद होने से क्रूड ऑयल जो है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के व्यापार में ठप होने लगी थी और उनकी इकोनॉमी जो थी वो दिन ब दिन गिरने लगी थी। अब इसीलिए ओपेक देशों के बीच जो है एक मीटिंग हुई जहाँ पर ये तय किया गया था कि ओपेक ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देगा, अब जिससे कि कीमतों में स्टेबिलिटी बनी रहे। और इस मीटिंग के बाद जो ओपेक ने अपने अलायंस यानी कि ओपेक प्लस देशों को ऑयल प्रोडक्शन को कम करने को कहा। अब लेकिन यहाँ पर जो है रसिया ने ओपेक की बात नहीं मानी और अपना ऑयल प्रोडक्शन जो है और बढ़ा दिया। अब मार्केट में जहाँ पर सप्लाई पहले से ज़्यादा थी, रसिया के अंधाधुंध ऑयल प्रोडक्शन से क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो अचानक से गिर जाती हैं और ऑयल इंडस्ट्री का मार्केट जो है पूरी तरीके से क्रैश हो गया था और इसी के साथ जो है रशिया ओपेक की अलायंस भी ख़त्म हो गई थी। अब ये बात तो सच है कि अगर दुनिया में ऑयल ना होता तो शायद दुनिया इतनी सुंदर ना होती और ना ही इतनी तेज़ी के साथ में इंडस्ट्री है वो डेवलप कर पाती और ना ही ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता। लेकिन इस ऑयल का डार्क साइड भी है। अब यहाँ पर ऑयल और गैस बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उससे होने वाला खतरनाक पोल्यूशन इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। अब जिन देशों में ऑयल निकलता है वहाँ पर पाइपलाइन से लीक होने से ऑयल पानी में मिल जाता है, अब जिससे कि पीने वाला पानी पोल्यूटेड हो रहा है। अब इससे क्या पानी के अंदर रहने वाली पूरी की पूरी जो प्रजातियाँ होती है वो ख़त्म हो जा रही हैं। अब ऑयल की खोज में बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, अब जिससे कि वाइल्ड एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं और यहीं पर ऑयल और गैस की रिफाइनिंग से निकलने वाला जो स्पिल्स है वो सीधे ही मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही कारण है कि आज जो है दुनिया के ज़्यादातर जो देश है अपना रुख जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोड़ रहे हैं। अब मार्केट में तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं और यहाँ पर नॉर्वे जैसे
जो कि ऑयल के मामले में खुद सेल्फ सफिशिएंट है, वो भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो है आज की आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।